दोस्तों, मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और उसके साथ ही एक बार आज फिर से हमारे साथ है प्रवीण मेहरान जी। प्रवीण जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। अच्छा सर, पिछली वीडियो में हमने जो आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा की थी उसमें मैंने ये बताया था कि लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो लुटिया है वो डूब चुकी है यमुना के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि हरियाणा के अंदर वो जो लुटिया थी वो जाटों की भी डूब चुकी है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? खाली लुटिया तो डूब ही जाती है जी। अच्छा, लुटिया के अंदर कुछ पानी है या कुछ माल है तो फिर नहीं डूबेगी। अच्छा। तो क्या होता है कि ये डूब इन वे, मैं इसको कहूंगा कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में और जो पॉलिटिकल एथिक्स है जी और पॉलिटिकल जो स्वयंवर रचा जा रहा है ना जी, और जिस ढंग से पॉलिटिक्स हो रही है इसका ना पूरा इसकी जो वर्किंग है वो चेंज हो रखी है पिछले काफी सालों से। ठीक है। तो उसमें क्या है जी, उसमें सिर्फ वो कहते हैं कि अगर कैलाश गहलोत जैसे है, आप आदमी पार्टी परसों उसने छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन कर ली है, he will become दिल्ली का वन ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ बीजेपी नाउ। ही वाज अर्लियर आम आदमी पार्टी का लीडर था। तो उसका तो कोई बिगड़ा नहीं और जाटों का भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो भी मतलब चलता रहता है। उसके अलावा जैसे दूसरे दो जाट शौकीन है, जो एक लड़का एक शौकीन है, एक एमएलए, एक 2 बार एमएलए रह चुके हैं, जिसको मिनिस्टर बनाना है, रघुविंदर, तो वो आगे है। तो ये तो 19-20 चलती रहती है, बाकी बैलेंस तो वही है कुल मिला के। ये तो आप बता रहे हैं दिल्ली के बारे में, मैं हरियाणा के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। हरियाणा के अंदर जैसे आज जाट कम्युनिटी है वो लीडर विहीन हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जो हमारे जाट लीडर थे उन्होंने ही अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा कहिए या फिर उनके एक दूसरे के प्रति दुर्भावना कहिए, मतलब जाट कम्युनिटी का किसी ने ध्यान नहीं रखा। हर आदमी ने अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से काम किया है। और आज इसका खामियाजा ये है कि जाट न 3 में है न 13 में, और उसकी वजह है हमारे लीडर। तो आपको ये जो वर्तमान लीडर है, आपको ऐसा कौन सा लीडर लगता है जो जाटों का प्रतिनिधित्व कर सके? ये बताएं थोड़ा, क्योंकि हर एक पार्टी में 1-1, 2-2, 3-3 जाट, और कुछ तो ऐसे घराने जो है जाट घराने, तो थोड़ा बताएं आप। सतवीर जी, पहले जो अपने हरियाणा में ना जी, जैसे ताऊ देवीलाल थे, चौधरी बंशी लाल थे, चौधरी भजनलाल भी वैसे तो जाट में से ही हैं, बिश्नोई निकले हुए हैं। तो तो जाटों की जो लीडरशिप रही है जी वो काफी अच्छी रही है और बहुत ही बढ़िया काम भी किए उन्होंने और अपनी फैलाव भी किया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 15-1 साल से काफी ज्यादा जाटों का, थोड़ा सा मैं कहूंगा इस इलेक्शन में तो बिल्कुल ही डाउन चला गया है। वो इसलिए है कि बीजेपी जितनी स्ट्रांग हुई है जाटों का उतना ही ज्यादा डाउनफॉल आया जी। उसका कारण ये है कि बीजेपी का जो कोर वोटर है या कोर जो उसका जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो आरएसएस बेस्ड है, हिंदुत्व बेस्ड है। जाट्स अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं। और दूसरी बात है, जाट इज ए मार्शल कौम। उनको ना ये जो जिसको कहते हैं कि ये लॉस एंड प्रॉफिट वाला हिसाब कम समझ में आ जाता है। दूसरी बात है कि जो जाट नेता जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे या उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमा रखा था, ईडी इनकम टैक्स की रेड के कारण वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज था, वो बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हैं, जेपी दलाल भी हैं और धर्मवीर एमपी भी है भिवानी से। तो ऐसे ऐसे कई नेता हैं, जो छोटे नेता भी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर ली। उसके कारण बीजेपी पावर में जरूर आ गई और फिर सस्टेन कर गई। अब बीच में दूसरा जो जाट नेता, हमारा उभरता हुआ जाट नेता था दुष्यंत चौटाला, जिसको पब्लिक ने काफी प्यार दिया। आईएनएलडी जब टूटी तो जेजेपी को उन्होंने बनाया और वो मतलब बीजेपी में चला गया। उससे जाटों को ना बहुत ज्यादा मायूसी और नाराजगी हुई है। वो उन्होंने जाटों को, दुष्यंत ने जाटों की बेइज्जती की है इस मामले में और जाटों ने उसको दुदकार दिया, उसकी जमानत जब्त कर दी। एक बार बताइए, अगर दुष्यंत ने जाटों की बेइज्जती की है तो बीजेपी के अंदर भी तो जाट है ना। कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ है, सुभाष बराला है, और भी कई नेता हैं। तो अगर वो बीजेपी में है तो क्या उन्होंने बेइज्जती नहीं की जाटों की? उनने इसलिए नहीं जी कि जो मनोहर लाल खट्टर की जो पॉलिटिक्स थी ना जी, वो पक्की
पक्के एंटी जाट पॉलिटिक्स थी उनकी। क्योंकि वो भी बेसिकली रोहतक से थे और बेसिकली वो पंजाबी बिरादरी से थे, करनाल वाले एरिया से इलेक्शन लड़े हैं, और उनकी जो थीम थी पॉलिटिक्स की वो सारी एंटी जाट थी। तो मनोहर लाल खट्टर पावर को मेंटेन करने के लिए दूसरा पावर हाउस, और वो भी जाट, उसको मंजूर नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट था कि भी कोई भी जाट लेटा मेरे से बड़ा ना हो जाए, इतनी ज्यादा वोटों जीत के भी ना जाए। ओपी धनखड़ का हारना 2 बार, कैप्टन अभिमन्यु का 2 बार हारना, ये चीज का एक इंडिकेशन था कि ये किसी को देख नहीं सकते। और जो चौथा, जैसे बराड़ा साहब थे, उनको उन्होंने एमपी बना के भेज दिया। तो अभी तो मतलब नई जो जनरेशन है, जैसे किरण चौधरी की लड़की आई है और ये महिपाल ढांडा आया है, तो ये जो नेता आए हैं ये नॉर्मल हैं, इनको हम नेता, बड़े नेता, अपनी जो जाट बरादरी है उनका नेता नहीं कह सकते। तो दैट वे जाटों का जो मेन नेता था वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा थे, जिनकी तरफ लोग देख रहे थे काफी उत्सुकता से, और उनको जिताने का भी मन बना रखा था। तो वही एक सिंगल नेता थे जिनकी एक उम्मीद थी कि ये आने वाले टाइम में जाट नेता ये रहेंगे 10-15 साल, और पहले भी इन्होंने एटलीस्ट अपने 3-4 डिस्ट्रिक्टों के लिए तो अच्छा ही काम किया था। तो अगर जो भी था, मतलब बुरे में से बुरा और अच्छे में से अच्छा, वो भूपेंद्र हुड्डा ही थे। अब इन्होंने इस इलेक्शन में, जो पीछे इलेक्शन अभी जो जिसमें वो हार हुई है उनकी, उसमें उन्होंने बड़ा दिलदारी नहीं रखी है जी। उन्होंने काफी अपने आप को ना कन्फाइन कर लिया अपने हल्के के जाटों से ही। और बाकी जैसे आपको ध्यान होगा कि भाई ये अपने कलानौर जाते हैं तो वो रोड खत्म हो जाता है भिवानी का, तो इन्होंने ना, कि भिवानी में जाट नहीं है क्या, भिवानी तो बहुत है, मतलब तो विकास नहीं होने दिया जी। और ये ना अपने हल्के से अलावा झज्जर और सोनीपत और रोहतक से बाहर जाओ तो भूपेंद्र हुड्डा ने ना किसी को बहुत बड़ा ऐसा नहीं किया कि भाई जिसको हम माने कि उन्होंने किसी भी आंदोलन में किसी भी हिसाब से लोगों को हाथ हैंड होल्डिंग की हो। और ऐसे ही जैसे पूरे हरियाणा का नेता मैं नहीं कहूंगा, 3-4 जिलों का नेता है। फिर भी जाटों का नेता तो कह सकते हैं ना उसको। अभी तो कैसे कहोगे आप, अभी तो जाट उनसे भी नाराज है, भूपेंद्र हुड्डा से भी नाराज है। हाँ जी। तो लेकिन ये जो देवीलाल परिवार है ये भी तो जाट कम्युनिटी से है ना सर? देवीलाल ये भविष्य में जाट नेता हो सकते हैं देवीलाल परिवार वाले? बड़ा मुश्किल लगता है जी, ये तो फैक्ट्री खत्म हो गया लगता है। एटलीस्ट 15-20 साल तो बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी तो देखो शरीर से बड़े हो गए हैं, 90 साल की उम्र हो गई है, भगवान उनको लंबा दे। उनकी फिर भी थोड़ी बहुत इसी टाइम में कदर थी, अभी नहीं है, क्योंकि उनकी बिल्कुल ही इस इलेक्शन में तो जो अबे चौटाला को भी थोड़ा बहुत लोग सुन लिया करते थे विधानसभा में, वो भी हरा दी है लोगों ने। तो ये देखो कि ये पार्टी बिल्कुल दुष्यंत चौटाला ने अपने आप को जीरो कर लिया। और बस ये एक इनका जैसे ये जीत के आया है ये अर्जुन चौटाला, तो ये एक सैंपल के तौर पे आया है, नया लड़का है, इससे कोई वो नहीं है। तो अभय चौटाला अगला इलेक्शन आएगा तब देखेंगे, उस टाइम पता नहीं क्या समीकरण होंगे। लेकिन सर अगर मान लो अजय और अभय और इनका परिवार इकट्ठा हो जाता है तो क्या तब संभावना नहीं है? मेरे को सतबीर जी बड़ी रिमोट सी पॉसिबिलिटी लगती है कि इकट्ठे हो जाएं। इनके आपस में सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, पर पैसे के भी डिफरेंसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टी के भी बहुत ज्यादा इंटरनल डिफरेंसेस हैं। और दूसरी बात है कि इनके ऊपर ईडी केस अभी भी चल रहे हैं, और जब भी सरकार चाहेगी इनको डाउन करना तो ये इनको अंदर जेल में पठाया जा सकता है। ईडी केस इनके इनकम टैक्स, इनकी जो अप्रोप्रिएट जो इनकम के हिसाब से वो भी चल रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के भी केस चल ही रहे हैं, तो उन्होंने जो किया था वो सामने है, जग जाहिर है। तो वो बीजेपी अभी बहुत ज्यादा हावी हो रखी है। और नॉन जाट जो पहले ट्रेडिशनली जो जाटों की जो हमारी थी कि भाई जाट जहां डालते थे उस गांव के जो बाकी नॉन जाट थे वो भी लगभग एक परिवार समझ के आपस में वो ठीक है सर, काफी हद तक। लेकिन वो उसको तो बीजेपी ने खत्म कर दिया ना, उसको तो जाट वर्सेस 35 जाति कर दिया उसने, जाटों के खिलाफ कर दिया बीजेपी ने। लेकिन सवाल ये है कि जाटों का अब कौन नेता हो? तो अगर जैसे मैंने पूछा था कि अगर देवीलाल परिवार है तो आपको लगता नहीं कि अगर देवीलाल परिवार यानी अजय और अभय ये दोनों परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और मान लो इनकी सत्ता भी मिल जाती है इकट्ठे होने से, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में भी जो इन्होंने प्यार अजय और अभय ने जो आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास दिखा, अंदर खाते चाहे कुछ भी हो लेकिन पब्लिक में कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं सुना करता। अगर इस तरह का फिर से माहौल होता है इस परिवार के अंदर
और मान लो सत्ता मिल जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि सत्ता मिलते ही जो क्लैश अब पीछे हुआ था वो क्लैश फिर से होगा और सत्ता प्राप्ति के लिए अजय के परिवार में और अभय के परिवार में फिर से वही द्वंद्व होगा और वो फिर जाटों की उसको छोड़ के न आपसी उसके अंदर दो फाड़ होगा ना, और जाटों का फिर वही से वही आ जाएगा कि अब नेता कौन। सतवीर जी, अभी इनकी दूरियां इतनी ज्यादा जा चुकी हैं और फिलहाल इनका ग्राफ इतना डाउन है कि इनका इस ग्राफ डाउन में इकट्ठा होना, अगर ये मान लो भगवान उतर के आ जाए और ओम प्रकाश चौटाला कोई ऐसी कंडीशन डाल दें और ये भी महसूस करें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अगर एक प्लेटफॉर्म पे रह के अगर 10 साल ये स्ट्रगल करते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो शायद हो सकता है कभी पावर आप में आ जाए। लेकिन अगर पावर में तो आएंगे तब ना जब ये इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे ही नहीं होंगे तो पावर में आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो जाटों के वोट अपने आप ही बांट लेते हैं, इनकी जो फॉलोइंग है वो आज के दिन तो लगभग जीरो ही है, लगभग जीरो है। और लगता नहीं, क्योंकि अजय चौटाला और अभय चौटाला भी कोई यंग तो है नहीं, ये भी 65 साल हो रखी इन्होंने भी, और ये जो बाकी जो जनरेशन है वो उतनी स्ट्रगल नहीं कर रही जितनी ताऊ देवीलाल ने किया था, ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। उनका जो स्ट्रगल था बहुत बड़ा था, तो उन्होंने इस पार्टी को एस्टेब्लिश किया था बहुत बड़े लेवल पे, तो हरियाणा में तो किया ही था, लेकिन इनके बच्चे उतने मेहनती नहीं है जी। चलिए, तो वो संभावना थोड़ी आप कह रहे हैं कि जाटों के लिए वो कम दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर वैसे तो भूपेंद्र हुड्डा की एज है वो भी काफी हो चुकी है, 80 साल के आसपास हो जा चुके हैं, लेकिन अगर दीपेंद्र हुड्डा के बारे में आपका क्या कहना, क्या वो जाटों का नेता हो सकता है? ऐसा होगा जी, देखो मेरी जो समझ है ना जी, वो ये है कि अभी देखो इस इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में, तो मेरे को ये लगता है कि बीजेपी मतलब बिल्कुल अपनी कंसोलिडेशन करेगी, मजबूती करेगी, क्योंकि नॉन जाट अदर देन जाट जो वोट हैं, इन्होंने उनको सक्सेसफुली कंसोलिडेट कर रखा है, और इनकी जो स्कीमें हैं महिलाओं के लिए और जो SC ST है उनके लिए, और इनकी जो फार्मर्स के लिए, गांव के लिए लुभाने वाली, पहले पार्टी शहर की होती थी, तो अभी भी गांव में चले गए ही, और गांव में इनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि अभी क्लियर कट सरकार में है, क्लियर कट ये मेजोरिटी में है, तो इनको उखाड़ फेंकना उतना आसान नहीं है। अब रही बात दीपेंद्र हुड्डा की और बाकी, क्या होगा जी, कोई भी चीज हो, चाहे 10 साल ऑलरेडी इनको हो चुके हैं, और मान लो 5 साल और ये रहते हैं तो 15 साल हो जाते हैं। 15 साल में तो ये बहुत कुछ करेंगे, तो हो सकता है कि एक बार फिर रिपीट कर जाएं। अदरवाइज देखो, समय के साथ बदलाव तो जरूरी है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। उस केस में क्या होगा कि दीपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी की बेटी, ये सब जो बड़े A ग्रेड के नेता जिनको अपने आप को मानते हैं हरियाणा में, उसमें सुरजेवाला भी आ गया है, उसमें बराड़ साहब भी आ गया है, उसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी आ गए हैं, तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इनके बच्चे ये 40-50 साल के हैं, और वो हो सकता है कि ऐसा टाइम आए कि ये सब इनमें से कोई ना कोई अच्छा नेता उभर के आए। दीपेंद्र हुड्डा के जरूर चांस है, दीपेंद्र हुड्डा को तो लोग नेक्स्ट CM बोलने भी लगे थे, तो दीपेंद्र हुड्डा के पास 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत डायरेक्ट इफेक्ट भी है, बोलने का तरीका भी ठीक है उसका, पोलाइट भी है, और वो पढ़ा लिखा भी है। तो ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, चाहे वो सुरजेवाला का लड़का है, चाहे किरण चौधरी की लड़की है, वैसे तो JP दलाल का बेटा भी बहुत हाईली एजुकेटेड है, तो हो सकता है कि वो भी ये जो, क्योंकि जो पहले था ना जी, ये खत्म होगी। बीजेपी जो 2 पॉइंट के ऊपर सरकार बनाई थी कि हम एक तो करप्शन खत्म करेंगे और एक परिवारवाद खत्म करेंगे, ये तो बिल्कुल पास्ट हो गया, ये तो हिस्ट्री हो गई है। इनको कोई परहेज नहीं किसी टाइप का। इनके जो नेता हैं ये बिल्कुल परिवारवाद में चल रहे हैं, इनको बिल्कुल टिकटें मिल रही हैं, अब बिल्कुल पावर एंजॉय कर रहे हैं जी। तो और दब के करप्शन भी चल रही है, आपको पता ही है, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इन्होंने लगाम लगा दी हो। करप्ट लोगों को वॉशिंग मशीन के थ्रू निकाल के ये फर्स्ट क्लास ड्राई क्लीन करके और अपना कर रहे हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में जाटों के लिए नहीं लगता कि कोई भी नेता इनका प्रतिनिधित्व करेगा और जाटों को एक अच्छा लीडर मिलेगा? ऐसा लगता है जी मेरे को कि अगर बीजेपी रहेगी, बीजेपी के अंदर कैप्टन अभिमन्यु में थोड़े से मेरे को कुछ चीज नजर आती है कि वो अच्छे परिवार से है, अच्छी छवि है, पैसे से धनी है, ग्राउंड लेवल पे काम भी करते हैं, यंग भी हैं, उम्र के हिसाब से भी काफी अप्रोप्रिएट है, और मेरे को लगता है कि अगर इनको पूरा बाकी बीजेपी अगर मतलब सपोर्ट करे तो ये एक नेता के तौर पे उभर के आ सकते हैं, ये CM मटेरियल है, तो मेरे को ऐसा लगता है जी। कैसे CM मटेरियल सर? बीजेपी तो खुद जाटों के खुडे लाइन लगाने लग रही है, और ऐसे में अगर कैप्टन अभिमन्यु जाटों का प्रतिनिधित्व करेगा तो क्या बीजेपी ओम प्रकाश धनखड़ को खुडे लाइन लगा दी, तो क्या कैप्टन अभिमन्यु को और खुडे लाइन नहीं लगा देगी क्या? ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास तो अपनी टिकट निकालने की भी गुंजाइश नहीं है। उनको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया था तो उन्होंने अपने ये 2-3 डिस्ट्रिक्टों से बाहर जाके कोई लंबी चौड़ी अपनी पकड़ नहीं बनाई है।
तो ओम प्रकाश धनखड़ जी का तो मैं बता दूं आपको कि कोई अभी सीएम के जो एक बार एक चांस बना था वो हार गए थे, तो अभी कोई मेरे को नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि जब ओम प्रकाश धनखड़ उससे सीनियर लीडर है कैप्टन अभिमन्यु से, जब वो कोडे लाइन लगा दिया, कैप्टन अभिमन्यु ने जाटों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास किया, तो कैप्टन अभिमन्यु को भी कोडे लाइन क्यों? क्योंकि जाटों से एलर्जी है बीजेपी को, और आने वाले समय में जो भी बीजेपी का लीडर जाट नेता बनने की कोशिश करेगा उसको भी फट्टी चक देगी बीजेपी। मेरा अपना मानना ये है। क्या, चलिए सर, जो भी है, तो आज का हमारा ये जो चर्चा का विषय था, तो हमारे लिए भी ये दुख की बात है कि आने वाले टाइम में नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति उभर कर आएगा जिसको जाट नेता कहा जा सके। तो कम से कम 10 साल 15 साल तक तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं थी। कोई नया ही लीडर उभर के आए तो आए, या फिर दीपेंद्र हुड्डा अगर मेहनत करे, भूपेंद्र हुड्डा से भी ज़्यादा मेहनत करे तो कुछ संभावना हो सकती है। बाकी अगर नहीं तो जाटों को बिना लीडर के ही रहना पड़ेगा, और ऐसे ही बीजेपी के हाथों अपमानित होना पड़ेगा, कोडे लाइन लगाना पड़ेगा। खैर, यही हमारी अपनी सोच हो सकता है, हमारी सोच गलत हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये सोच कैसी लगी? अगर आपको ठीक लगी तो आप लाइक करिए हमारे इस वीडियो को, कमेंट करिए, और हम आपसे एक विशेष प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसके साथ ही आपने हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।